तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्लास्टर होता है दीवार पे, जो भी प्लास्टर करते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया है फ्लाई एश ब्रिक। ठीक है, यहाँ पे फ्लाई एश ब्रिक यूज़ की गई है। तो फ्लाई एश ब्रिक में वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाती है, तो इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल रेड ब्रिक के बराबर ही होती है। ठीक है, और ये कॉस्टली भी बहुत ही कम होती है रेड ब्रिक के। अगर रेड ब्रिक आती है 8 रुपये की एक आती है, तो वहीं पे फ्लाई एश ब्रिक ओनली 5 रुपये की एक आती है। तो 1000 पे 3000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। मसाला सेम रहता है और क्यूरिंग की ज़रूरत इसमें कम होती है। तो यहाँ पे प्लास्टर के लिए जो रेशियो होता है इंटरनल वाल के लिए होता है 1:4 का रेशियो लेते हैं, और वहीं पे हम सीलिंग पे जो लेते हैं वो रेशियो होता है 1:3 का। अगर हम प्लास्टर की थिकनेस की बात करते हैं, जो फिनिशिंग फेस होता है, जैसे जहाँ पे मिस्त्री धागा बांधता है, तो उस पर जो प्लास्टर की जो थिकनेस रहती है वो 10 mm की रहती है। वहीं पे हम रफ की बात करते हैं, जैसे आउटर बाहर का फेस हो जाता है जिस तरफ, तो उस पर कम से कम 12 से 15 mm की मार्जिन आता है प्लास्टर की थिकनेस का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका यमुना सैंड बारीक होता है, ठीक है, जैसे काफ़ी यमुना सैंड होता है वो बारीक होता है, तो उसमें आपको डस्ट जो होता है, जैसे कोट सैंड है या फिर डस्ट है, बजरपुर है, तो वो मिक्स कर लेना चाहिए। अगर तीन आपको रेत लेना है तो आपको एक तसला आपको इसमें डस्ट डालना है। तो सभी को इसको सीव एनालिसिस कर लेना चाहिए, मतलब आपको इसको छान लेना चाहिए, ताकि प्रॉपर जो इसमें डस्ट जो मिट्टी होती है या फिर डले होते हैं वो निकल जाए, जिससे कि मिस्त्री को इजी होता है। जब अगर आप इसको ऐसे ही मिक्स कर देंगे तो जब भी आप क्यूरिंग करेंगे प्लास्टर पे बाद में, जहाँ पे भी मिट्टी मिक्स होगी तो वो खड्डे बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें प्लास्टर का जो मसाला होता है वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे तो तराई होती है, प्रॉपर क्यूरिंग अच्छे से होनी चाहिए। कोई क्यूरिंग ज़्यादा होगी तो प्लास्टर की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनेगी और इजीली रहता है। देखो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ प्लास्टर की जो थिकनेस है वो 10 से 12 mm है, क्योंकि जो ओल्ड वाल होती है, जैसे पुरानी प्लास्टर है, इसके फेस में मिलाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे पुरानी वाल होती है तो इसका प्लास्टर का मार्जिन ज़रूर छोड़ के चलते हैं। ठीक है, जैसे ये दीवार पहले बनी हुई है, ये बाद में बनी हुई, ये पहले बनी हुई है, ये बाद में बनाई है, तो इसका प्लास्टर का मार्जिन देना चाहिए। काफ़ी मिस्त्री क्या करते हैं, इसके फेस बना देते हैं, फिर जब इसके ऊपर प्लास्टर होता है तो वो इससे ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो क्यूरिंग और सीमेंट सलरी, इसके ऊपर सीमेंट का घोल लगाएंगे ताकि जो प्लास्टर है वो प्रॉपर पकड़ बन लेता है। तो ऐसे हैं, अगर जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टर होता है तो वहाँ पे सौल पहले एक फट्टी बना लेंगे सौल की, जैसे टाइल के अंदर बनाते हैं, तो इस तरह से इसमें सोल कर लेते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ग्रूव बनाए गए हैं। ये ग्रूव इसलिए बनाए गए हैं, यहाँ पे ये कॉलम है आरसीसी कॉलम और ये ब्रिक वॉल जॉइंट, तो फ्यूचर में यहाँ पे है क्रैक्स ना आए, तो इसलिए यहाँ पे ग्रूव बना दिया गया है। अगर आप ग्रूव नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चिकन मैश बोलते हैं या फिर मुर्गा जाली बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे, या फिर फाइबर मैश या फिर आपकी जो स्टील वायर मैश होता है वो यहाँ पे 6 इंची या फिर 8 इंची को आपको लगाना चाहिए। पहले एक दिन पहले प्लास्टर से इसको कच्चा कर देंगे, तो नेक्स्ट डे प्लास्टर कर देंगे, तो क्या होता है जो वो जॉइंट होता है वो नहीं खुलेगा। क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे हीट हाइड्रेशन की वजह से एयर बबल्स बन जाते, एयर हाइड्रेशन बन जाती है इसमें, तो वो क्रैक्स हो जाते हैं, जॉइंट खुल जाता है। तो इसीलिए ग्रूव बना दिए जाते हैं ताकि वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो थिकनेस होती है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही ये जहाँ पे भी ब्रिक वर्क एंड आरसीसी का जॉइंट होगा तो वहाँ पे ये ग्रूव बना देते हैं ताकि फ्यूचर में इसमें क्रैक्स ना आए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।